गुड इवनिंग इंडिया। आखिरकार आप लोगों के बहुत 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 रिक्वेस्ट के कारण, इतना सारा प्यार के कारण हमको वापस आना ही पड़ा। लाइट वाइट क्लियर है कि नहीं भाई? चलो थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। चलो अब बहुत इंतज़ार किया तुम लोग, अब फटाफट जो है बिना कोई टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि आज हम लोग मिल क्यों रहे हैं। बातचीत गपशप के लिए नहीं, कुछ और चीज़ के लिए हम लोग मिल रहे हैं, है ना। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग मिल रहे हैं जल्दी से हम लोग फटाफट उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हाल चाल ये वो हो रहा होगा सब अब ख़त्म करो, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हम लोग हाल चाल चलता रहेगा, बट अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या आप लोग पूरी तरह से मतलब 500%, ठीक है, क्या 100% एकदम आप लोग फुल एनर्जी के साथ रेडी हो गए? यस 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 यस, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। यस 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 यस, चलो आप लोग पता चल गया कि आप लोग पूरे एनर्जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो। देखो, जो हम लोग क्लास किए हैं, हम लोग जो मेहनत किए हैं, उस मेहनत के कारण जो बिहार बोर्ड का अभी जो पैटर्न आया है कि हाँ इस पैटर्न में एग्ज़ाम होना है, वो एकदम हलवा है, हलवा। ज़्यादा डरने का एकदम ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखो कि आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन डरना भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ओके। और हम लोग तो जो मेहनत किए हैं यार, वो जो अभी पैटर्न है एग्जाम का 70 क्वेश्चन का, कि 70 ऑब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग और शॉर्ट का हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा 70, ठीक है। 70 में बनाना कितना है? 70 नहीं, 35 ओनली। तो एकदम टेंशन लेने का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो जो मेहनत किए हैं ना, वो 70 में 70 बनाने के कगार पे हैं। यहाँ तो 35 ही बनाना है, तो हमको लगता है आप आराम से बनाओगे, बट हाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओके। चलिए, जो अभी फर्स्ट मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड का, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक राउंड सॉल्व करें और फिर सेकंड राउंड भी सॉल्व करें। मतलब इसी 70 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, ताकि एकदम दिमाग में एकदम बैठ ही जाए, एकदम अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, चेयर वेयर लगा के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021, वही बड़ा ही रहो तुम यार। इंस्ट्रक्शन हम लोगों को पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग को कितना क्वेश्चन मिलेगा भाई? 70 क्वेश्चन, बट हमको बनाना कितना है? ओनली 35। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। हम लोगों को टोटल कितना बनाना है? 35। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है भाई? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस टाइप का सॉलिड है, किस टाइप का क्रिस्टल है? सॉलिड स्टेट हमको लग रहा है कि सेकंड या थर्ड क्लास होगा, और उसमें हम लोग पढ़े थे सॉलिड का टाइप। सॉलिड का टाइप है ना। सॉलिड में भी कौन सा भाई? सबसे पहले तो सॉलिड को आपने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में बांटा था, फिर क्रिस्टलाइन को आपने 4 में बांटा था। कौन कौन? आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो उसमें याद करिए, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइट, कार्बन डायमंड, ये सब कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल था। ये ग्रेफाइट हो या हीरा हो या एल्युमिनियम नाइट्राइड हो, SiO2 हो, बेस्ट एग्जाम्पल में से एक। मे भी ग्रेफाइट के जगह पे आपको SiO2 पूछ सकता है कि SiO2 किस टाइप का सॉलिड है, SiO2 किस टाइप का सॉलिड है, ये भी पूछ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन को भी बनाओगे, साथ साथ
इस टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन भी है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ग्रेफाइट हमारा किस टाइप का सॉलिड है भाई? कोवेलेंट सॉलिड है। इसमें कार्बन 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 चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन अगर ग्रेफाइट के जगह पे अगर SiO2 दे दे, SiO2, तो SiO2 भी क्या होगा? कोवेलेंट सॉलिड। इसलिए SiO2 बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी दे देता है। ओके, तो सबसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आयनिक या कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर या फिर मेटालिक। तो मेरा सही आंसर क्या है भाई? कोवेलेंट 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 सॉलिड। ओके, तो ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड? कोवेलेंट सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड, है ना, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई? पता नहीं, सॉलिड स्टेट में हमको लगता है 4 बार हम आपको टेबल गोल बनवाए होंगे, 4-5 बार। एससीसी में बोलो नंबर ऑफ एटम कितना भाई? एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितना? एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितना था रे? 1। बीसीसी में कितना भाई? 2। चल अब तुम्हारी बारी। एफसीसी में जल्दी से बताओ नंबर ऑफ एटम कितना था? एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना था? एफसीसी में फटाफट जल्दी से। बीसीसी तो एग्जाम में पूछा है, बट मे बी एफसीसी अगर पूछ दिया तो। एफसीसी में यस आ गया आंसर। राकेश राज सबका वेरी गुड। 4 यस, इसका होता है 4। और एचसीपी का कितना रे? 6, याद रखिएगा। ओके, एचसीसी का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4 और एससीपी का 6, है ना। एफसीसी थोड़ा याद रखना, मे बी ये पूछ दे इसकी जगह पे, है ना। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया भाई? 2। अगर एफसीसी रहता तो 4, एचसीपी रहता तो 6 और एससीसी रहता तो 1। चलो हटाओ क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 2। आइए थर्ड क्वेश्चन। विलियन का अनुसंख्य गुण, कितना बार बोले होंगे कि हाँ ये पहचानने का 1 नंबर आपको दे सकता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसको बस पहचानने का 1 नंबर आपको मिल सकता है। सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते थे भाई? जो नंबर पर डिपेंड करता था, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। सॉल्यूशन अगर बनाना है, शरबत अगर बनाना है, तो आपको 2 सब्सटेंस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। एक वो सब्सटेंस जिसमें किसी चीज को घुलाने वाले हो, है ना, और एक वो जिसको घुलाओगे आप। तो ये हो गया सॉल्वेंट, और ये जिसको घुलाओगे वो क्या हो गया भाई? सॉल्यूट। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा। इसका मीठापन भी इसका गुण है, इसका डेंसिटी भी इसका गुण है, बहुत सारा इसका गुण होगा। लेकिन वो वाला गुण जो सॉल्यूट है ना, इसके नंबर पर डिपेंड करता था, उसी को हम लोग कहते थे क्या भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था भाई? जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता था, नेचर पर नहीं, है ना। नंबर पर डिपेंड करता था, नेचर पर नहीं। किस पर भाई? सॉल्यूट की संख्या पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के प्रकृति पर नहीं। मतलब कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, इससे उसको मतलब है। कौन सा सॉल्यूट डाल रहे हो, किस प्रकृति का सॉल्यूट डाल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था भाई। सबसे पहले RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। दूसरा क्या था रे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। फिर हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन। और लास्ट क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक पूछा है कि कौन सा एग्जांपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो ठीक है, जो आंसर होगा वो हम लोग देखेंगे, बट थोड़ा सा चारों रिवाइज कर दीजिए। RLVP, EBP, DFP, OP, है ना, ये 4 हमारा क्या था भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखते हैं कौन सा। डेंसिटी ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मास भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन हमारा क्या होगा भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, सॉल्यूशन का हमको लगता है लास्ट क्लास में हम आपको बोले थे कि 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमांक का अवनमन कौन सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, या क्वथनांक का उन्नयन कौन ज्यादा उत्पन्न कर सकता है। समझ में आ रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसमें होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें मैक्सिमम होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें मैक्सिमम होगा? और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें मैक्सिमम हो? ये 4 एक ही बात है। क्या क्या हम बोले, समझ में आया? क्वथनांक में उन्नयन पूछे, हिमांक में अवनमन पूछे, सॉल्यूशन का क्वथनांक पूछे, सॉल्यूशन का हिमांक पूछे। ये 4 सेम चीज है। और इसका आंसर पता चलता था किससे भाई? N से। किससे पता चलता था रे? N से। अब चलो देखिए,
आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 4 आपका सब्सटेंस है, बोलता है कि ये 4 पदार्थ है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो कौन सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर कहां से आता था भाई, एन से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आपको क्या करना है भाई, ये देखना है। देखिए लास्ट दोनों को 1 मानना है, ये टूटने के बाद कितना पैदा करेगा, 2 और 1 3, ये कितना पैदा करेगा 2। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमेशा 1 होता है। तो अब तुम देखो इसमें n का वैल्यू कितना है 3, इसमें n का वैल्यू 2, इस दोनों में 1 1, तो किसमें n का वैल्यू मैक्सिमम है, K2SO4। तो इसको अगर तुम पानी में डालोगे तो यही सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा, यही सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, है ना, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही पैदा करेगा, सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में उन्नयन यही पैदा करेगा, है ना। तो अगर हमसे पूछेगा कि कौन भाई मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डेवलप करेगा, तो आपको वैल्यू किससे निकालना है, एन से। एन, अब देखो यहीं पर हम बता देते हैं, आप लोग जो लोग क्लास किए थे उसके लिए तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी न्यू है तो उसको लिए देखो, अगर मान लो ऐसा दे देता Al2SO4 होल 3, ठीक है, और K2SO4, बोलेगा क्या इस दोनों में बताइए कौन किसको पानी में डालेंगे तो ज्यादा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा। पानी का, शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इस दोनों में किसको डालने पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब 110 120 105, मतलब किसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एन देखना है, कौन एन ज्यादा पैदा करेगा। तो 3 2 5, ये 5 पैदा करेगा, और ये कितना भाई, लास्ट वाले 2 को हमेशा ब्रैकेट में ले लेना है, नहीं कुछ है तो 1 1 1 सॉरी 2 और ये 1 3, तो इसमें 3 आयन पैदा होगा, और इसमें कितना भाई 5, तो ये आपका ज्यादा करेगा। तो खैर ये अभी ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन में सिर्फ कौन है, K2SO4, तो राइट आंसर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो इसको रख दें इधर, ध्यान देना आप अच्छे से, थोड़ा और ऊपर आ जाओ भाई आप। याद कर हम लोग का क्लासरूम में क्या बात हुआ था कि भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस डिपोजिटेड मतलब जमा होना एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, समझ में आया। NaCl का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, हाथ से तोड़ोगे तो हाथ लाइसिस, लात से तोड़ोगे तो लात लाइसिस, और अगर इलेक्ट्रिक करंट से अगर तोड़ोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोलता है कि NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो बताइए कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जमा होगा कहां पर रे, कैथोड पर। कहां पर भाई, कैथोड पर। तो द्रवित NaCl मतलब हम लोग NaCl को लिक्विड में लेके चले गए हैं और उसका वैद्युत अवघटन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, कैथोड पर कौन आएगा, है ना। अब याद करिए अपना क्लास, हम क्या बोले थे भाई, और हम लोग मिलके एक ट्रिक बनाए थे कि जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है मतलब इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ना है, तो उसका तो बलिदान देना है हम लोगों को, तो उसको आप लोग कह देते थे पाठा। याद कीजिए, आप ही लोग निकाले थे इस चीज को। तो सबसे पहले आपको कंटेनर लेना है, और जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है वो बन गया पाठा, डाल दो भाई इसमें NaCl। अब 2 रॉड डालो, इसका तो क्या हाल हो रहा होगा आप जान ही रहे हो। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट है उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, राइट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैथोड। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तब तो इस पर माइनस होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस है तब इस पर होगा प्लस, इस पर होगा माइनस। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इस पर क्या होगा, एनोड पर प्लस, एनोड पर प्लस, एनोड पर प्लस, कैथोड पर माइनस। अब NaCl का हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब एक चीज सुन लो, आप लोग तो कर ही लोगे, लेकिन जो न्यू है उनके लिए, अगर NaCl के जगह पे KCl भी दे दे, MgCl2 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, अगर वो केटायन कैथोड, ये वाला जो रॉड होता है उसको कैथोड कहते हैं, ये वाला रॉड को एनोड कहते हैं, तो अगर वो कैथोड पर पूछ ले कि कौन जमा होगा, देखो जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसको आपने नीचे में रखा, 2 रॉड गड़ाया, है ना, इसमें 2 रॉड गड़ाया, अब फिर यहां पर से हम लोग बैटरी लगाएंगे, करंट आएगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा,
इसके एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और बढ़ाते बढ़ाते उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तो प्लस और माइनस में टूट गया। अब ये प्लस वाला कहां जाएगा भाई, माइनस पर जमा होगा। प्लस वाला माइनस पर, देखो प्लस और यहां माइनस, प्लस वाला माइनस पे जमा होगा, माइनस वाला कहां जमा होगा, प्लस पे जमा होगा। तो Na प्लस कहां जमा हो रहा है, कैथोड पे, और Cl माइनस कहां जमा हो रहा है, एनोड पे। ध्यान रखना, जो केटायन है मतलब प्लस वाला, वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस में कहां होगा, कैथोड। केटायन कैथोड, केटायन कैथोड, समझे ना, सीसी। केटायन हमेशा कैथोड पर जमा होगा और एनायन हमेशा एनोड पर जमा होगा। ओके, केटायन हमेशा कैथोड पर और एनायन हमेशा एनोड पर। तो अभी आपको पूछा है क्या भाई, कैथोड पर कौन जमा होगा, तो कैथोड पर केटायन जमा होगा, मतलब Na जमा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई, कि अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछ के अगर वो पूछता है कि एनायन पर कौन जमा होगा, है ना, एनायन पर कौन जमा होगा, तो एनायन पर कौन, सॉरी एनोड पर कौन जमा होगा, तो एनोड पर कौन जमा होगा, एनायन, मतलब Cl माइनस Cl2 के रूप में आएगा। ओके, तो कैथोड पे कौन भाई, केटायन जमा होगा, और एनोड पर कौन भाई, एनायन जमा होगा। क्लियर। तो चलिए कौन पूछा है, कैथोड, 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 कैथोड पर कौन होगा, केटायन। केटायन कौन है हमारा, सोडियम। हो गया आंसर। ठीक है, अगर मान लो कि KCl रहता तो इसमें केटायन कौन होता है, प्लस वाला, हमेशा आगे वाला, तो K जमा होता, मतलब पोटेशियम। अगर मान लो MgBr2 रहता, MgBr2 बोलता क्या भाई, MgBr2 में कौन है, थोड़ा सा साफ करते हैं, MgBr2 बोलेगा इसमें जो है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से इसको तोड़ रहे हैं। तो बताइए कैथोड पर कौन जमा होगा, तो केटायन Mg। एनोड पर कौन जमा होगा, तो Br2। क्लियर। तो आंसर हो गया हमारा सोडियम। चलो हमको सबसे पहले ये बताओ, ये एकदम अच्छे से सब कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से याद आ रहा है। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग का भी आंसर सही है, वेरी गुड। यस यस, चलो दम लगाओ। अब देखो एक बार फिर से याद ही कर लेना है यार, फिर से बढ़ते हैं हम। सबसे पहला बात, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए थे, ग्रेफाइट किसका एग्जांपल है, कोवेलेंट का। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2, एफसीसी रहता तो 4, एससीसी रहता तो 1, एचसीपी रहता तो 6। कौन क्वालिटी प्रॉपर्टी है भाई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसमें हमारा सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, हिमांक किसमें घटेगा, जमनांक किसमें सबसे ज्यादा घटेगा, तो जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा, तो होल 1 2 1 3, इसमें 2 और इस दोनों में 1 होगा, ये होगा आंसर, है ना। उसके बाद आपको तो ये वाला क्वेश्चन अभी देखेगी। आइए 6 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं भाई। एक याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो हम आपको बोले थे ओपी हमेशा आरपी के बराबर होगा, है ना। ओपी और आरपी दोनों एक ही चीज है, बस दोनों डायरेक्शन में, साइन में उल्टा होता है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा, बट अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, है ना। तो अब बोलता है क्या कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ओपी 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 किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना है, प्लस 0.76, तो बोलता है क्या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। भाई ओपी और आरपी बराबर होता है, बस दोनों साइन में उल्टा होता है। तो अगर एक प्लस 0.76 है तो दूसरा कितना, मतलब आरपी, ओपी अगर इतना है तो आरपी हो जाएगा माइनस 0.76। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, देख, वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 0 हो, 0 ऑर्डर, लेकिन वैसा रिएक्शन जो किसी और ऑर्डर का हो, लेकिन अपने आप को बता रहा हो कि नहीं नहीं हम किसी और ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब वो रिएक्शन जो किसी और ऑर्डर का होता है, किसी और ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होगा, सॉरी, किसी और ऑर्डर का होगा, लेकिन कुछ कंडीशन रखने के बाद, कुछ लालच देने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बन जाए, उसी को कहते थे झुट्टा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद आ रहा होगा आपको, वैसा रिएक्शन जो खानदानी फर्स्ट ऑर्डर है वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, जो खानदानी 0 ऑर्डर है वो तो 0 ऑर्डर होगा भाई, जो खानदानी सेकंड है, ठीक। लेकिन अगर वैसा रिएक्शन जो किसी और ऑर्डर का है बट कुछ कंडीशन रखने के बाद फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बन गया, था किसी और ऑर्डर का, लेकिन कुछ लालच देने के बाद बोल रहा है कि ना 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 हम फर्स्ट ऑर्डर का है, वो है नहीं फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन वो अपने आप को बोल रहा है कि भाई हम फर्स्ट ऑर्डर का है, लालच देने के बाद, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मिथाइल एसीटेट का जल की उपस्थिति में टूटना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल था। चीनी का पानी की उपस्थिति में टूटना, ये भी हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो वही बोल रहा है कि हमारा जो है ये चीनी जो है, सुक्रोज जो है, केन सुगर जो है, ये पानी की उपस्थिति में टूट के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, हम लोग जानते ही है। बताइए ये कौन सा ऑर्डर का है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, है ना।
कहां से आ गया आंसर? यस, देखो पहला सेकंड ऑर्डर नो, यूनिमोलिकुलर नहीं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यस, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसकी जगह पे अगर ध्यान रखना, अभी तो सुक्रोज पूछा, हो सकता है कि मिथाइल एसीटेट पूछ दे, मिथाइल एसीटेट है ना, मिथाइल एसीटेट ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये भी पूछ सकता है। ओके, मिथाइल एसीटेट, इसका भी पानी में टूटना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है, तो याद रखिएगा चीनी का पानी में टूटना भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मिथाइल एसीटेट का पानी में टूटना भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी अभिक्रिया का वेग है, भाई एलकेजी में पूछता तो ज्यादा अच्छा था। देखो ये आपको रेट क्या कहते हैं उसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको बोलता है क्या, ऑर्डर निकालिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का ये ब्रैकेट वाला टर्म होता था कंसंट्रेशन टर्म, है ना। ब्रैकेट वाला टर्म क्या होता था भाई, कंसंट्रेशन टर्म। और ब्रैकेट वाला टर्म मतलब कंसंट्रेशन टर्म पर जो भी पावर होता है उसी पावर के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो इसका 2 इसका 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 3, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि द माइग्रेशन मूवमेंट भागना किसका रे, पार्टिकल का अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कॉलोइडल पार्टिकल जब भागता है, किसके प्रभाव से, हम लोग के डर से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से। अगर कोई पार्टिकल सब अगर भागता है तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉलोइडल पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, आप साफ कर रहे हो, तो उसको डायलाइसिस हम लोग कहते थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर कॉलोइडल पार्टिकल भाग रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कॉलोइडल पार्टिकल का भागना हम लोग के कारण नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण को कहते हैं इलेक्ट्रोभागिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो नेक्स्ट, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, भाई वो मतलब सब्सटेंस जिससे मेटल को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ज्यादा मात्रा में निकाल सकते हो, उसको क्या कहते थे, और खदान, खनिज हम लोग कहते हैं। खनिज किसको कहते थे भाई, जिससे हम लोग मेटल को निकाल सकें अच्छा मात्रा में। लेकिन सारे खनिज में जो सबसे स्मार्ट होता है, सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा मात्रा में आप निकाल सकते हो, तो सारे खदान में जो सबसे बेस्ट होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, ओर। तो ओर से आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा, सबसे कम खर्च में निकलेगा, तो ये बेस्ट होगा आपका। तो द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज क्या भाई, प्रॉफिटेबल, मतलब किसमें ज्यादा फायदा होगा, तो ओर से निकालिए, इसमें खर्चा भी कम लगेगा और आपको मेटल भी ज्यादा मिलेगा, मतलब बेनिफिट ज्यादा होगा। मिनरल भी ठीक है, खनिज भी ठीक है, लेकिन सारे खनिज में जो बेस्ट होता है वही है आपका ओर। स्लैगी तो राख हुआ, गैंगी तो गंदगी हुआ। चलो नेक्स्ट, सोना चांदी साइनाइड, सोना चांदी साइनाइड, याद रखिएगा साइनाइड प्रोसेस से किसको निकाला जाता है, अरे सोना चांदी साइनाइड, सोना चांदी साइनाइड, सोना चांदी साइनाइड। तो सोना चांदी में कोई ऑप्शन है तो देख लो, सिल्वर है हमारा, चांदी है। साइनाइड प्रोसेस से किस धातु को प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर। ये नहीं रहता, सोना दे सकता था, तो सोना आंसर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, साइनाइड प्रोसेस से अगर आपको पूछे कि कौन सा धातु को निकाला जाता है, तो सोना चांदी साइनाइड, सोना चांदी साइनाइड, मतलब याद दिमाग में बैठा लीजिए, सोना चांदी साइनाइड। साइनाइड प्रोसेस से या तो सोना को निकाला जाएगा या तो चांदी को, तो सिल्वर हो गया हमारा आंसर। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, आंसर हो गया हमारा सिल्वर, चांदी। नेक्स्ट, फोन कॉल, याद आ रहा है, कितना बार बता चुके हैं यार, फोन कॉल FONCl, ये चारों केमिस्ट्री का डॉन, बट ये तीनों बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते घटते बहुत कम हो जाता है, तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। कितना बार बोले होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या कौन नहीं बनाता है। तो देखो वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। N पास हो गया, O भी पास हो गया, F तो सुपर पास है भाई, गड़बड़ Cl है ना, Cl हमारा नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, S8 हमारा फ्री स्टेट में है। अगर कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में रहे, फ्री स्टेट में, तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता तो प्लस चार्ज आ जाता, कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा भाई, काला, और जहां से चला गया, ठीक है सॉरी, इलेक्ट्रॉन, कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस, जिस पर जाएगा उसको कर देगा माइनस, लेकिन जहां से निकल गया वहां पर प्लस, लेकिन जाएगा तब तो माइनस, आएगा
जहां से निकल जाएगा तब तो वहां पर प्लस, लेकिन ये तो न्यूट्रल सॉरी फ्री स्टेट में है, ना तो बेचारा किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना तो ले पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता तो इस पर प्लस आ जाता, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इस पर माइनस आ जाता, लेकिन कुछ नहीं किया है, दैट मींस जीरो। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। इंग्लिश यहां इसी से काम चला लेते हैं हम लोग। कौन प्रबल अम्ल है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम आपको बताए थे और आप लोग को याद भी होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, मतलब HF HI है ना। HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, फटाक से टूटेगा, जल्दी H प्लस आयन देगा। जो जल्दी पैसा दे भाई वो सुपर अमीर, जो जल्दी H प्लस आयन दे वो सुपर एसिड। तो इसमें अगर देखा जाए तो HI आपका क्या होगा, बेस्ट एसिड होगा। और HF से कहां से ले पाओगे H को, वो देखते हो खतरनाक F, तो ये HI आपका बेस्ट एसिड होगा। कौन सा है भाई, HI, हटाओ। नेक्स्ट देखो, गोताखोरी में श्वसन मतलब सांस लेने के लिए जब हम लोग समुद्र के नीचे जाते हैं तो नीचे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी प्रेशर को बढ़ाना जरूरी है ना। तो अब बाहर से प्रेशर बढ़ रहा है और आप नॉर्मल ही रखिएगा तब तो फिर तो चौपट हो जाएगा। तो हम लोग कुछ अपने ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ और गैस को मिला देते हैं ताकि प्रेशर बढ़ा दे, ताकि जो समुद्र का जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या करें, मैच कर सके। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को भी और हीलियम को भी, ये दो चीज को शामिल कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, उसी में चीज था ये। तो ये आपका बेस्ट होगा आंसर कि जब गोताखोर लोग समुद्र के नीचे जाता है तो अपना सांस लेने में ऑक्सीजन गैस के अलावा वो क्या क्या मिला लेता है, तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस को मिला लेता है ताकि प्रेशर क्या हो सके, बढ़ सके, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सके और बाहर से जो ज्यादा प्रेशर लग रहा है अंदर से भी ज्यादा प्रेशर लगा के मैनेज कर सके। तो याद रखिएगा, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी आपको हीलियम भी दे सकता है, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हीलियम दे देगा कि कौन सा गैस मिलाते हैं, तो हीलियम आप आंसर दे दीजिएगा। लेकिन अगर तीनों दे दिया तब तो बेस्ट, जो कि अभी यहां पर है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों मिला के हम लोग लेते हैं अगर आप नीचे जा रहे हो समुद्र के अंदर, ताकि प्रेशर को मेंटेन कर सके। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हमारा 16 हो गया, सॉरी सी हो गया। देखो, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते थे, और ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं रे, डी ब्लॉक। नो टाइम लॉस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम संस्करण मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नहीं सी यू जेडन, है ना जी, सचिन तेंदुलकर भी जेडन, यहां तक है। और इसमें देखो आपका एमजी तो ये हमारा डी ब्लॉक था, और एमजी कहां पर आता है, इधर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे, ये तो एस ब्लॉक में है। हलीना करे रब से फरियाद, ये सब एस ब्लॉक का है। तो बोलता है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझ में आ रहा है ना, ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, है ना, ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा ये वाला जो था ये था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। बोलता है यहां पर क्या था, सचिन तेंदुलकर से लेके कहां था रे, जेडन तक, और आपका जो एमजी आएगा वो यहां पर आएगा, फर्स्ट नहीं सेकंड ग्रुप में, यहां पर। तो बोलता है कौन सा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट नहीं है, एमजी। तो राइट आंसर हो गया हमारा एमजी। नेक्स्ट 18। पहले अभी हमको ये बताओ कि यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस 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 यस, वेरी गुड 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 वेरी गुड, सही है सही है सही है, यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए अब लिखना मत, कुछ मत लिखना, बोलना उलना भी मत कुछ, लेकिन ना एक बार फिर से ना शुरू से हमको मार दो एकदम तेजी से, अरे जल्दी जल्दी भाग जाता है, एकदम फास्ट लिखना, कुछ नहीं है, मैसेज उसे में कुछ नहीं है, फास्ट जल्दी से। ग्रेफाइट क्या था भाई, कोवैलेंट, ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड था, कोवैलेंट। सेकंड आइए, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 हटाओ। क्वालिटी प्रॉपर्टी कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसमें सबसे ज्यादा हिमांक में अनुमान होगा, एन देखना है, K2SO4, ठीक है। NaCl कैथोड पर कौन होगा, कैटायन, एनोड पर कौन होगा भाई, एनायन, तो Na हमारा कैटायन है, कहां चला जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट OP अगर प्लस है तो Rp माइनस होगा। चीनी का तोड़ना हो या मिथाइल एसीटेट का हो, झुट्टा फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ठीक है, किसी भी रिएक्शन का आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो कंसंट्रेशन का पावर को जोड़ना है, 2 और नहीं कुछ है तो 1, 3 3 3 3 3 3 3, उधर है आंसर। चलो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड को भागने को क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोभागिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी नंबर। ठीक है, किससे सबसे ज्यादा मेटल निकलेगा? अयस्क। साइनाइड, साइनाइड सोना चांदी, चांदी से चांदी निकलेगा साइनाइड प्रोसेस में, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? Cl बनाता है। एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, कौन सबसे बेस्ट एसिड? HI। गधा है, फट से टूटेगा तुरंत तुमको H+ दे देगा। HF से मांगना भी मत, नहीं तो हम ही लोग को धो देगा। गोताखोर वाला कौन सा भाई? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए, संक्रमण एक ये वाला छूटा था हम लोग का क्या? द पोजीशन ऑफ, नहीं हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट का पोजीशन कहां पर है? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, कौन सा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है? सचिन तेंदुलकर वाले में Mg आपका नहीं है, हटाओ। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, हमको लगता है कि सारा का सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग F ब्लॉक में पढ़े थे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है भाई? घटना, घटना, घटना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटना। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होने लगता है? घटने लगता है। ये सिर्फ F ब्लॉक में नहीं, D ब्लॉक में भी दिखता है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा समझिएगा। वही बोल रहा है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। ठीक है, बोलता है कि 4 आपके पास फैक्ट दिया गया है, 4 जो है रिजल्ट है आपके सामने में। ओके, 4 तथ्य है। बोलता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस 4 में से क्या हो सकता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो हमको लगा कि भाई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले रिवाइज कर लिया जाए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? खाना खाने का प्रोसेस नहीं भाई, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटने का प्रोसेस। अब देखो, साइज घटने का प्रोसेस में लोग देखते हैं, अच्छा ZR है, NB है, ZR है, HF है, समझ में आ गया। यारी, जरा, निभा, मौत तक, है ना, मौत तक। उसके नीचे क्या था? ला, हफ्ता, वरना, वरना रे उसामा। ये आपका, ये किसका किसका है बता रहे हैं, समझ में? डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेकोनी सी यू जेडन, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वरना रे उसामा, है ना। लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। अच्छे से समझना बाबू, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब तुम देखो, इधर से इधर जाने पर क्या हुआ? साइज घटा। ठीक है, अब अगर, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है। तो जब इधर हम लोग गए तो साइज थोड़ा सा घटा। ठीक है, घटा, घटा, थोड़ा सा साइज घटा। अच्छे से समझना, नीचे जब गए तो नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो साइज क्या हो गया भाई? बढ़ा। लेकिन जब हम लोग फिर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज फिर से घट जाएगा। नहीं तो हुआ क्या भाई? देखो तो, ये देखना, मेरा हाथ देखना, ये हमारा इधर गए, साइज डाउन, इतना बड़ा साइज हुआ ZR का। ZR का साइज इतना बड़ा हुआ। ठीक है, इतना बड़ा ZR का साइज है, रहने दो। जब हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो गया साइज। ठीक है, लेकिन जैसे आप लेफ्ट से राइट जाइएगा ये साइज छोटा हो गया, छोटा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि इधर से इधर गए। तो क्या हुआ? नीचे जाने पर आपका साइज तो बढ़ा, थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हुआ? फिर से साइज घट के वही आ गया। तो ऐसा होने से क्या होता है? ZR और HF का साइज लगभग रेडियस लगभग क्या हो जाता है? बराबर। देखो, नीचे गया तो देखो, ये मान लेते हैं LY का साइज था थोड़ा सा बड़ा, देखना अच्छे से समझना, ये किसका साइज था? Y का। इधर गए, साइज डाउन। अच्छा, नीचे गए, साइज थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन चूंकि इधर जाइएगा फिर साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होकर लगभग बराबर हो जाता है। मतलब ZR और HF का जो रेडियस है वो बराबर हो जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, है ना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण किसका किसका रे? ZR और किसका है? HF का साइज आपका बराबर हो जाएगा। रुको, ये दोनों का साइज लगभग बराबर। अगर एग्जाम में अगर ये नहीं पूछा तो NB और TA का साइज लगभग बराबर हो जाएगा, MO और W का साइज लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में कहां है। ZR और NB का ऑक्सीकरण संख्या ना, ZR और Y, ZR और Y, ZR ना, ये भी नहीं। ZR और HF की त्रिज्या लगभग समान है, ZR और HF। सही आ रहा है? C। अगर हमारा आंसर में ZR और HF नहीं होता, ZR और HF नहीं होता, तो ये दोनों भी हम लोग ले सकते थे ना, जस्ट ये दोनों नीचे वाला। बस ऐसे ही याद रखना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? ये जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड वाला का साइज
और सेकंड वाला का साइज लगभग लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन जस्ट नीचे वाला लेना, तिरछा मत ले लेना, तिरछा नहीं लेना है, इसका साइज इसके लगभग लगभग बराबर होगा, होना चाहिए था इसका बड़ा, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर हो गया। तो ये दोनों पेयर हो गया जोड़ा, ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर, जो आपका एग्जाम में पूछेगा हम लोग देख लेंगे, है ना। तो ZR और HF का त्रिज्या लगभग लगभग सेम होता है। आओ अब ये कौन सा बोल रहा है भाई, कौन सा पारामैग्नेटिक सॉरी डायामैग्नेटिक है, यूपी बिहार, याद कराए थे ना, यूपी बिहार। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पारामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन और पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, डायामैग्नेटिक अगर हुआ, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो डायामैग्नेटिक। एक बार फिर से बोल देते हैं, यूपी बिहार बोले थे याद करने के लिए, यू का मतलब क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला। अगर ऐसा हुआ तो वो पदार्थ आपका पारामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर लास्ट में अगर आपका ऐसा आने लगा, पेयर्ड आने लगा, पेयर्ड, तब वो पारामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो वो पारामैग्नेटिक नहीं पूछा है, डायामैग्नेटिक पूछा है। देखते हैं इस चारों में से कौन डायामैग्नेटिक है। अब देखो तेजी से बनाने का तरीका क्या है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेकोनी, एफई का एटॉमिक नंबर आपको पता है 26, हाँ, फेको 27 होगा, फे के बाद को 27 हो गया, फेकोनी ये 28 होगा, CuZn ये 29 होगा और ये 30 होगा। सबका एटॉमिक नंबर हम लोग फटाफट लिख लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन करो भाई, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर उसके बाद 3d, 4s2 तक काउंट करो, 2 20 नहीं, 4s2 तक कितना होता है भाई, 20 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है कहां तक, 4s2 तक। तो 4s2 तक हमारा 20 होता है, 4s2 तक कितना होता है 20, बाकी 3d में जाएगा, देखना अच्छे से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ओके। 27 है तो 4s2 20, ठीक है, 27 है तो 3d 7 है ना, 3d 7, ओके। अच्छा इसमें अगर देखोगे 28 तो 4s2 3d 8, इसमें करोगे तो 4s2 3d 9, बट जब भी 9 आने लगे एक इलेक्ट्रॉन ये दे के इसको क्या करा देता है 10 और ये कर देता है 1, है ना, और इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d 10, ठीक है। अब आपको देखना है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पारामैग्नेटिक होगा और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब देखो, अब हमको देखते हैं यहां 2+ है, 2+ का मतलब है दो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकला है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कंडीशन क्या था कि ये हमारा लास्ट ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो ये 3 है बट ये 4 है ना। 4 का मतलब क्या, पहले थर्ड ऑर्बिट आएगा फिर ना फोर्थ ऑर्बिट आएगा, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट देन फोर्थ ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट कौन है भाई, फोर्थ, ये। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि 3 को अंदर करो 4 को बाहर करो। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सजाते थे, इसको क्या करो अंदर करो, इसको बाहर करो, तो 4s हमें हमेशा बाहर जाएगा। अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो दिमाग में ये रखना है कि ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। जब आप अपने हाथ में आग लगाइएगा तो सबसे पहले चमड़ा जलेगा, हड्डी नहीं जलने वाला है सबसे पहले। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो सबसे पहले 4s बाहरी वाला परत से निकलेगा, बाहरी ऑर्बिट से निकलेगा, अंदर वाले से नहीं निकलेगा। तो 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे कि यहां से निकालेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे भाई, यहां से, है ना, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हम लोग, ये खत्म हो गया 0 क्योंकि +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3d 7, ऐसे देख लो कि 7 है, 7 का मतलब बेजोड़ा लग रहा है, पक्का अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड का मतलब U मतलब पारामैग्नेटिक होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। D1 देख लेते हैं हम लोग, ये D में 5 डब्बा होता था, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, इसका मतलब ये पारामैग्नेटिक है। इसमें भी देखो 2+ है, देख लो 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से, है ना। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, D बना लो फटाक से, D में 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपका बेजोड़ा बच गया, ये भी बेजोड़ा बच गया, मतलब अनपेयर्ड है तो पारामैग्नेटिक, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो S में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालिएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या हो जाएगा भाई 3d 9, ओके। 9 अगर है तो ऐसे भी दिख रहा है बेजोड़ा है ये, तो ये आपका UP मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारामैग्नेटिक हो जाएगा। Zn+2 में यहां पर भी +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा भाई 4s से निकलेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 3d बचा, इसको खोलो, तो 3d अगर खोलते हैं तो 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 9 10, सब पेयर्ड।
अब 4s के जितना अंदर होगा वो सब तो पेयर्ड होगा ही होगा। तो बोलो Zn में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? Zn। सिर्फ राइट आंसर नहीं है बताया हम आपको, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो इस टाइप का फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे 4s से। अगर मान लो +3 रहता तब दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने के बाद इसका निकालते, पहले इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका डब्बा बना के देख लेना कि हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहा है या अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड दिख रहा है तो डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड दिख रहा होगा तो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आंसर, तो Zn+2 हमारा हो गया डायामैग्नेटिक। चलो आ जाओ, ये देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये एक्सेप्शन में बताए थे, ओके, एकदम दिमाग में रख लो इसको कि भाई इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था Cu का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं हम लोग तो आता है sp3, बट ये नहीं होगा, ये होगा dsp2। नहीं, इसका CuNH3 आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, शायद हमको याद है 8वां नंबर क्वेश्चन यही होगा, और बताए भी थे ये एक्सेप्शन है। हाँ? जब इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो आता है क्या भाई sp3, बट sp3 नहीं होकर dsp2 होता है, इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन S से D में आया हुआ होता है ना, और फिर वो वापस चला जाता है तो हमारा D खाली हो जाता है, तो हमारा एक जो ये NH3 है पहले D में ही आके भरता है और हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है dsp2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा dsp2। क्या ये वाला याद आया एक्सेप्शन? पहले आप हमको बताओ, ये एक्सेप्शन आपको याद आया? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा, और इसको एकदम दिमाग में ही रख लेना है, मैं भी पूछ सकता है, ओके। CuNH3+2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था भाई? होना चाहिए sp3, बट होता क्या है भाई? dsp2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग PtC2H4Cl3 माइनस में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग Pt का निकाल लेते हैं, सब लोग देखो जल्दी से। हाँ यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है रे? Pt का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे? X। C2H4 इथीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। एक Cl का कितना? -1, तो 3 Cl का कितना भाई? -3। अब पूरे पर चार्ज दिखे, एक माइनस दिखा रहा है, -1। इसका मतलब सारा ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के क्या करेंगे? जितना चार्ज है उसी के बराबर, तो x + 0 + -3 इज इक्वल टू, अगर कोई चार्ज नहीं रहता तो 0 कर देते, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि -1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? -1। -3 को आप उधर कर दो तो x हो जाएगा -3, उधर चला जाएगा तो +3 -1 इज इक्वल टू +2। तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। कहां पर है भाई राइट आंसर? ये जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेना है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर रख दीजिए, सारा ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के 0 करना है अगर न्यूट्रल होगा, और अगर कुछ भी चार्ज रहा तो चार्ज के बराबर कर देना है। चलो नेक्स्ट 22 नंबर, सेकेंडरी ब्यूटाइल का क्या नाम होता है ना? सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो भाई ब्यूटाइल कितने कार्बन का हुआ रे? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अगर फर्स्ट पे जुड़ा तो नॉर्मल, अगर हमको सेकेंडरी बनाना है तो कहां पर जोड़ोगे भाई? या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। तो हम लोग Cl को यहां पर जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि Cl जिस कार्बन पर जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से है ना। तो अगर हमारा हाइड्रोजन या कुछ भी अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तब उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका अगर आईपेक नेम आपको करना है तो नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4, तो 2 पे आएगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन किधर है भाई? 2 क्लोरोब्यूटेन, यही है आपका, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को अलग अलग किया जाता है? प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल को अलग अलग करने के लिए लुकास टेस्ट भी था, अच्छे से याद रख लेना। लुकास टेस्ट भी था, विक्टर मेयर टेस्ट भी था, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट में लाल, ब्लू, कलरलेस कंपाउंड हमको मिलता था, और विक्टर मेयर टेस्ट में, और लुकास टेस्ट में क्या होता था भाई? टर्सरी पे तुरंत सफेद धुंधला सॉल्यूशन बनता था। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए लुकास टेस्ट भी है, विक्टर मेयर टेस्ट भी है, और ऑक्सीडेशन भी है। कैसे ऑक्सीडेशन पता है? अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीजिएगा तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो लुकास टेस्ट से भी हो जाएगा,
विक्टर मेयर टेस्ट भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हो जाएगा, ऑक्सीकरण विधि से भी हो जाएगा, लुकास से भी हो जाएगा, विक्टर मेयर मतलब सारा का सारा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, डी। डी ये सिर्फ इससे नहीं, ये सिर्फ इससे नहीं, तीनों में से सब हो जाएगा तो उपयुक्त सभी, उपरयुक्त सभी। देखो कितना बार हम लोग मजाक मजाक में चलता था कि भाई किसको निश्चेतक मतलब बेहोश करने में किसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। थोड़ा सा अगर सूंघा तो बेहोश, ज्यादा सूंघ लिया परमानेंटली बेहोश। तो आपको किसको निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होता है। अगर आपको याद अगर नहीं है तो फटाक से बना लेना है। सबसे पहले एसिटिक एसिड बना लो। देखो एसिडिक कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देना इधर। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड अगर एसीटेट बनाना है, एसीटेट, तो हम बोले थे ये H हटा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ये एसीटेट हो गया। कैल्शियम एसीटेट है ना, कैल्शियम एसीटेट, देखो कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, तो उसको गर्म करना है तो Cl ले लिए, इसका होता है +2, है ना। तो 2 आ जाएगा यहां पर और 1 आ जाएगा, ये आपका मतलब ये आपका हो गया फॉर्मूला 2 और यहां पर Ca1 कैल्शियम एसीटेट, है ना। कैल्शियम एसीटेट में -1 था, कैल्शियम पे +2 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 2 यहां 1 यहां, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। तो देखो ये 2 पीस है, तो एक काम ऐसा करते हैं कि एक पीस इधर रख देते हैं, एक पीस इधर रख देते हैं, O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है ना। एसीटेट, ये हो गया कैल्शियम, इधर भी एसीटेट, इधर भी एसीटेट। अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये CaCO3 बन के देखो निकल जाता है स्टेबल। जब भी हीट करेंगे या तो पानी निकलेगा या स्टेबल कंपाउंड निकलेगा, तो CaCOOO CaCO3 बन के निकल जाएगा और ये चीज देखो जुड़ जाएगा। तो अगर इसको जुड़ा, आप जोड़ दिए, अगर CH3 यहां पर चला आया तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 क्या बन जाएगा, एसीटोन। कीटोन तो बनेगा लेकिन सबसे छोटा मतलब एसीटोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। जंगल में कौन रहता है भाई, जानवर नहीं। हाथी के पास क्या रहता है भाई, सूंड, और एल्कोहल के पास क्या रहता है, OH। तो बोलता है कि एल्कोहल के पास क्या होता है, OH। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, OH। कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद उत्पन्न करता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, ये भी कर लेता है, लेकिन बेस्ट आपका फेलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन डिफरेंशिएट कर देगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन में फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। याद करिए बहुत कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इतना कमजोर कि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता था, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देता था, बट कीटोन को नहीं कर पाता था। तो एल्डिहाइड को कर देता था, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड अलग हो जाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। तो हम आराम से पहचान लेंगे कि हाँ एल्डिहाइड का कर दिया, जिसका कर दिया मतलब समझ लो वो एल्डिहाइड है, और जिसका नहीं कर पाएगा वो कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर अलग अलग करना है तो चारों में से कौन अलग कर सकता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन। कैसे अलग करेगा, एल्डिहाइड में जब फेलिंग सॉल्यूशन का कुछ बूंद डालिएगा तो ये क्या करेगा, उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं। और रेडिश ब्राउन पीपीटी, लाल भूरे रंग का Cu का अवक्षेप मिल जाता था। अगर अवक्षेप मिल गया तो समझ जाना कि एल्डिहाइड है, नहीं मिला मतलब कीटोन है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता था। तो फेलिंग सॉल्यूशन से आप एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हो। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन समझ में आ रहा है। अगर आपका नाइट्रोजन पर एक ही साइड से कार्बन रहा तो प्राइमरी एमीन, देखो नाइट्रोजन पर एक ही साइड से यहां पर खाली है, 2 ठो H है, तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन हो गया। इसमें देखो दोनों तरफ से कार्बन है, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये तो अमोनिया हो गया, ये तो अमोनियम हो गया। चलो 29 ध्यान देना, तनु एवं अफ डाइल्यूट और बहुत कम MnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। बेयर्स रिएजेंट क्या भाई, MnO4 सॉल्यूशन का क्या करना है, पतला और थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है। पतला तो लेना ही है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है KMnO4 का, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या कह देते हैं भाई, बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट 30, फिनॉल को देखो, फिनॉल है, इसको किससे रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा है भाई, Zn से। तो Zn चोर O भी चोर, ये दोनों भाग जाता था, Zn और O भाग जाता था, तो H आ जाता था, यहां पर बेंजीन बन जाता था। तो अगर फिनॉल को Zn के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। फिनॉल को अगर आप Zn डस्ट के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रे बाबा, देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा, बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, COOH। चलो नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक है, क्या बोल रहे हैं भाई, एक कार्बनिक यौगिक है, ओके, इसका रिएक्शन किससे कर रहा है, NaHCO3 से। तो ये आपका एक टाइप का सॉल्ट है, सॉल्ट में जब भी आप एसिड डालोगे तो फुद 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 करेगा,
क्या बोले हम? सॉल्ट में जब भी एसिड डालोगे, सॉल्ट में जब भी आप एसिड डालोगे, तो ये सॉल्ट में बोलता है कि ये सॉल्ट है और इसका सॉल्यूशन में हम लोग किस चीज को डालेंगे तो क्या होगा भाई? फदफदाहट टाइप का, फुट 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 टाइप का करेगा। तो भाई कोई भी एसिड, तो एसिड 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 एसिटिक अम्ल नहीं। नेक्स्ट ये हो गया। हाँ 33 एस्टर, एस्टर का निम्नलिखित में कौन है? RCOR, ये बी 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 RCOR। नेक्स्ट 34 ध्यान देना, नाइट्रोएल्केन का अपकरण। नाइट्रोएल्केन समझ में आ रहा है ना? नाइट्रोएल्केन क्या था रे? RNO2। इसका रिडक्शन कीजिएगा तो याद करिए 6 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता था और ये निकल जाता था और 2 H आ जाता था। तो अगर आप नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन कीजिएगा तो नाइट्रोजन के एक ही साइड से आपका कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब ये प्राइमरी एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन। तो नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिलता है? प्राइमरी एमीन। चलिए, डीएनए तथा आरएनए में कौन सा समान भस्म है ना, कौन सा सेम बेस प्रेजेंट होता है? तो डीएनए और आरएनए में कौन कौन था यार? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दोनों में था, डीएनए और आरएनए में। और डीएनए में क्या था? थाइमाइन, और आरएनए में क्या था? यूरासिल। ये दोनों अलग अलग था दोनों में। लास्ट क्लास, लास्ट हेडिंग हम लोगों का नहीं। तो डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा आपका जो सेम बेस होगा? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो कौन कौन सा दिया हुआ भाई? एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये बी। चलो क्लियर हो रहा है ना भाई? गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस। गुड 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 गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हमको ये बता, थका तो नहीं ना अभी? थका तो नहीं है ना? अच्छा, मजा आ रहा है सर। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत इजी है रे। यस 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 यस, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहता है। जिस लेवल पे आप लोग पढ़े हो ना, क्वेश्चन तो इजी रहेगा ही रहेगा। बस तुम लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है मतलब कॉन्फिडेंट रखना कि आप आराम से इस सब क्वेश्चन को बना सकते हो। जब भी क्वेश्चन बनाओगे ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स होके उल्टा पुल्टा बस मत कर देना, ठीक है? और हाँ, एक चीज और ये रूल है कि 35 से ज्यादा भी नहीं बनाना है आपको बोर्ड में, है ना? कि मतलब ये तो कंफ्यूजन लग रहा है तो चलो 2-3 ठो और बना देते हैं, हो जाएगा। तो उतना चेक नहीं करेगा, फर्स्ट 35 वो चेक करेगा। तो चुन चुन के देखना, जिसपे एकदम 70 में कॉन्फिडेंट होगा उसी को बनाना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप बना दिए, मान लो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला जो है ये होगा, लेकिन कंफ्यूज है, चलो इठो भी बना देते हैं, इसके बदले में एक ठो और बना देते हैं, दोनों में से जो सही होगा हमको नंबर दे दीजिएगा। ऐसा नहीं करने वाला है। फर्स्ट 35, ठीक है, पहला 35 वो चूज करेगा और जो है फिर वो मार्किंग कर लेगा। और 35 के बाद जो भी आप बनाए हो, अगर सही भी बनाए हो तो भी वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो फर्स्ट 35 जो बनाइएगा एकदम ध्यान से चुन चुन के एकदम आराम से जो है, जो एकदम 100% आ रहा हो। और 70 में तो यार 100% 35 बनना ही चाहिए, है ना? आओ, अच्छा हाँ, पहले आप लोग ये बता दो कि हम लोग जो है कंप्लीट कर लें या कल के लिए रहने दें? जल्दी बता। अच्छा, मजा आ रहा है आपको? सर क्वेश्चन बैंक भी देखो 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 देखो, तुम लोग का जो है अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा सर, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव भी। वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है ठीक है, हम देखते हैं हम जान रहे हैं ना, तुम आएंगे हम YouTube पर, उसके बाद फिर हाँ सर ये सर भी वो सर भी, हम समझ रहे थे। अच्छा चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद फिर बाकी जो बचेगा कल, ठीक है? 40 तक हम लोग पहुंचते हैं, कल होगा तो कुछ और क्वेश्चन इस पे हम कराएंगे। चलो, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मतलब जनरली आपका जो है ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है?
एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन भी पाया जाता है, विटामिन आपको क्या करना पड़ेगा, खाना से लेना पड़ेगा। विटामिन हमारे शरीर में नहीं रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन। नेक्स्ट 37, ठीक है। निम्नलिखित बहुलक में एमाइड बॉन्ड, याद है पॉली एमाइड हम आपको बोले थे, पॉली एमाइड। पॉली एमाइड का एग्जांपल नाइलॉन 6 था, नाइलॉन 6 था। पॉली एमाइड में क्या होता था, एमाइड लिंकेज बनता था, है ना, पॉली एमाइड में एमाइड लिंकेज। अब पॉली एमाइड का पॉलीमर चैप्टर में कौन कौन एग्जांपल था भाई, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, ये दोनों में एमाइड लिंकेज बनेगा। ये तो बेकेलाइट हो गया, और ये सब टेररीन जो हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये तो अलग टाइप। नाइलॉन 6 इसमें आपका पॉली एमाइड मतलब एमाइड लिंकेज बनेगा। नेक्स्ट ऑर्लोन, याद करो एक्राइलन और ऑर्लोन ये सब क्या था भाई, टेफ्लॉन से बनता था, याद आ रहा होगा आपको, है ना, सॉरी पान से आपका कौन कौन बनता था, ऑर्लोन और एक्राइलन। वही ऑर्लोन और एक्राइलन से जो गर्म कपड़ा है वो बनता है, नहीं। अब वो किस पॉलीमर से बनता था, पान से, मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल किससे बनता था, एक्राइलोनाइट्राइल। किधर है, एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा पान, और पान से बनता था ऑर्लोन भी और एक्राइलन फाइबर भी, और उसी से यही ऑर्लोन और एक्राइलन फाइबर से क्या बनता था, ऊनी कपड़ा बनता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक्राइलोनाइट्राइल। चलो 39 नंबर, कौन है आपका जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है, तो सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों आपका जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। मतलब मतलब कृत्रिम मधुरक, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया मीठा सब्सटेंस, है ना। आप लोग को पता ही है कि सैकरीन कितना भाई, एस्पार्टेम, है ना, एस्पार्टेम, सैकरीन, अलीटेम तो 2000 गुना ज्यादा चीनी से मीठा होता था, नहीं, ये 550 गुना ज्यादा मीठा। तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या है भाई, कृत्रिम मधुरक है, मतलब इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ये तीनों आपका क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मीठा तो लगेगा, एनर्जी कुछ नहीं देगा। चलो नेक्स्ट 40, कौन सी दवा, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, एंटीपायरेटिक वो था जो हाई फीवर में क्या करता था, बॉडी को ठंडा करता है, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है। जो भी दवा क्या करेगा, ज्यादा ज्वर में, हाई फीवर में बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, वो सब दवाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक, है ना। क्या बोलेंगे भाई, एंटीपायरेटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर, एंटीबायोटिक उसके लिए नहीं है, ट्रांक्विलाइजर ये तो टेंशन को कम करता है लेकिन लेना नहीं है, एनाल्जेसिक्स दर्द को कम करता है, एंटीपायरेटिक फीवर को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, याद करिए मेरा बोला गया स्टेटमेंट, हम बोले थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये 10th का है लेकिन पूछ देता है ना। प्राइमरी सेल्स कौन था, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लीकलांचे सेल, और सेकेंडरी सेल जिसको रिचार्ज आप कर सकते हो, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हो आप लोग, एक बार डाउन हुआ तो फेंको उसको। सेकेंडरी सेल क्या था, रिचार्जेबल था, और इसका एग्जाम्पल था निकल कैडमियम स्टोरेज सेल भी और लेड स्टोरेज सेल भी। तो लेड स्टोरेज सेल हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई, बी। आइए 42, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, सरफेस फिनोमिना, सरफेस अधिशोषण समझ रहे हो ना भाई, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सतह पर जाना। अगर सतह के अंदर चल गया तो एब्जॉर्प्शन, अगर सतह पर रहा तो एडजॉर्प्शन। तो बोलिए कौन है हमारा एडजॉर्प्शन में, एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक होता है। उसमें ट्रिक बताए थे यूट्यूब पर ही तो हम लोग क्लास लिए थे कि मॉलिक्यूल आएगा एनर्जी जाएगा, है ना, और एनर्जी आएगा तो मॉलिक्यूल जाएगा। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल आता है तो एनर्जी चला जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। सरफेस फिनोमिना, यस सरफेस फिनोमिना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा एडजॉर्प्शन सतह पर होने वाली घटना है, सरफेस फिनोमिना है। 43, कौन आपका सबसे बेस्ट एसिड है, चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इधर ध्यान देना। इस चारों में से बोलता है कौन बेटर एसिड है। आप याद करिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो उसी से आप आराम से आंसर कर सकते हो कि ये वाला आपका बेस्ट एसिड होगा। क्यों रे, क्योंकि कोई भी एसिड के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे H खींचना है। H खींचने के बाद उसका मुंह अच्छे से देखना कि वो रोता है कि हंसता है। अगर हंस दिया इसका मतलब समझ लो कि H+ निकालने के बाद भी अगर वो हंस रहा है, मतलब उसका कंजुगेट बेस। हम बोले थे आपको कि कोई भी एसिड से जब आप H+ निकाल दीजिएगा, यहां पर H+ है यहां माइनस है, कोई भी एसिड से जब H+ निकाल दीजिएगा तो H+ निकालने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। H+ को निकालने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कंजुगेट बेस। आपको H+ निकालना है और फिर देखना है इतना सा भाग को कि ये हंसता है कि रोता है, मतलब स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। अगर स्टेबल हुआ, हंस दिया तो खुशी खुशी H+ दे देगा, और जो जल्दी पैसा दे वो अमीर, जो जल्दी H+ दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन हंसता है। तो भाई सबसे पहले इसी में देख लेते हैं, CCl, Cl, Cl,
इस सी पे ये वाला सीएल, देखो ये वाला सीएल हम बनाए, सॉरी सी बनाए, ये वाला सी यहां है, और इस सी पर 3 सीएल है, ओके। उसके बाद COH है, C डबल बॉन्ड OOH, ओके। इसको जैसे पानी में डालिएगा तो वही H पानी में जाने के बाद टूटता है जो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, O के साथ जुड़ा हुआ हो। तो H चला गया, O पे कैसा चार्ज आ गया भाई, माइनस। O पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो ये आपका कंजुगेट बेस हुआ। कोई भी एसिड से H+ अगर निकाल दीजिएगा तो जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस। अब देखो ये माइनस आया है इस पर, हाँ, और ये Cl के बारे में जानते हैं कि ये माइनस आई होता है ना। Cl क्या होता है भाई, माइनस आई, Br भी माइनस आई, लेकिन अगर यही CH3 हो जाता तो CH3 क्या होता है, प्लस आई। भाई भाई याद आ रहा है ना, भाई भाई ये माइनस आई माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल। अगर ये प्लस आई होता तो उसको अनस्टेबल कर देता, लेकिन माइनस आई माइनस चार्ज को क्या करता है, स्टेबल करता है। आग लगा है, लेकिन ये इसको क्या करेगा भाई, बाल्टी से पानी देके उस आग को बुझाएगा। तो ये भी बाल्टी मारेगा, ये भी बाल्टी मारेगा, ये भी, मतलब तीनों मिलके क्या करेगा, उसको स्टेबल करेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें देखो दो ही, एक ही Cl है तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। इसमें क्या है, 2 Cl है, तो हाँ इससे अच्छा होगा, लेकिन इससे तो अच्छा नहीं होगा। और इसमें तो कोई है ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो H+ को देने के बाद कौन सबसे ज्यादा अच्छा में रहेगा इस A B C D में। इस बार तू लोग आंसर बता कि H+ देने के बाद कौन ज्यादा हंसेगा, सबसे ज्यादा कौन हंसेगा, कौन स्टेबल होगा, जल्दी आंसर दो। कौन सबसे ज्यादा, आगे आंसर डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है सही है। चलिए आगे आपका आंसर, गुड। नेक्स्ट, अब चलो आ जाओ, 44 खत्म ही हो जाएगा यार, हटाओ। कल देखते हैं कुछ न्यू, हमको पता है कल के लिए भी तुम लोग जिद करेगा। देखते हैं कुछ ना कुछ होगा तो हम जो है कल भी करेंगे। और शायद और भी मॉडल पेपर निकलने वाला है, तो हमको लगता है ये 2-3 मॉडल पेपर से आपका ऑब्जेक्टिव का 35 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, हमको जैसा लग रहा है। मतलब हल क्वेश्चन में हल्का सा क्या करें, दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी बता देते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। मे भी अगर वो क्वेश्चन पूछा तो उसका भी आंसर आपके पास है, आप आराम से कर लोगे। आइए, क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एमाइन है। टर्सरी एमाइन में समझ में आ रहा है ना, टर्सरी एमाइन में नाइट्रोजन पर तीनों साइड से कार्बन होना चाहिए। नाइट्रोजन पर तीनों साइड से क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। जल्दी देखो, नाइट्रोजन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये तो टर्सरी लग रहा है। आगे आगे देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन में एक ही तरह से कार्बन है, ये नाइट्रोजन में इधर कार्बन इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री हुआ, और ये भी इधर कार्बन इधर भी कार्बन इधर हाइड्रोजन, मतलब राइट आंसर थी। चलिए 45 आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म। देखो एक चीज, डीएनए और आरएनए में 4 बेस था, उसमें से जो आपका कुछ है प्यूरिन, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, और थोड़ा मोड़ा सा जो होता है वो पायरिडीन है ना। तो प्यूरिन कौन हो भाई, वही एडेनाइन, गुआनिन, ये सब आपका क्या है, प्यूरिन है। और जो दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी आरएनए में मैक्सिमम पाया जाता है। तो आपको बोल रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाला वो कम वाला नहीं, यूरासिल थायामीन, वो उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में कौन पाया जाएगा, प्यूरिन भस्म कौन सा होगा। तो भाई एडेनाइन आंसर नहीं है, गुआनिन है। एडेनिन और गुआनिन ये दोनों ज्यादा मात्रा में होता है, डीएनए में भी आरएनए में। अगर यहां पर एडेनाइन आंसर होता तो भी हम लोग दे देते, अगर गुआनिन है तो भी ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए डिफरेंस वाला नहीं पूछा था इसमें, डिफरेंस अगर पूछता तो आरएनए में यूरासिल होता है ना, डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन वो मैक्सिमम वाला पूछा था, प्यूरिन बेस पूछा था, तो गुआनिन या फिर एडेनाइन। चलो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है। पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन से बनेगा। नियोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन से बनेगा। ये भी एक ही टाइप के मोनोमर से बना हुआ होता है, ये भी एक ही टाइप के मोनोमर से बना हुआ होता है, ये भी एक ही टाइप के मोनोमर से बना हुआ होता है। जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर बना होता है उसको होमोपॉलीमर, जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलकर बना होता है उसको कोपॉलीमर बोलते हैं। तो बताइए इस तीनों में क्या है भाई, ये तीनों का तीनों एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो कोपॉलीमर ना, कंडेंसेशन पॉलीमर ना, क्योंकि ये देखिए ये हमारा जो टेफ्लॉन है ये एडिशन पॉलीमर है। होमोपॉलीमर, यस, ये तीनों आपका होमोपॉलीमर होगा। चलो नेक्स्ट, दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती हैं। पेन किलर क्या कहलाता है भाई, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का ही तो हिंदी होता था दर्द नासी या पीड़ाहारी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 48 निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष, याद करो, AgCl AgBr सब इसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता था। 49
वायुमंडलीय दबाव पर, देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, वायुमंडलीय दबाव पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? जल्दी से n देखो, n 1 1 2 1 और 2 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 किसमें सबसे ज्यादा है रे? BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, देखो वही है पाठा वाला, मतलब इसका क्या कर रहा है? विद्युत विच्छेदन, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका भी करना है उसको कहां लोगे भाई? कंटेनर में लेंगे। तो कंटेनर में लेंगे किसको? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और कौन का जली विलयन मतलब H2O भी लेना है। जली विलयन NaCl का, नमक का जली विलयन का क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो NaCl और H2O दोनों क्या हुआ होना? दोनों के मिक्सचर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जल्दी से 2 रॉड गाड़ो, अब बैटरी लगा दो, है ना, बैटरी लगा दो, प्लस और माइनस। ओके, अब ये प्लस और माइनस में टूटेगा, ये प्लस H2O किस में टूटेगा भाई? H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो कैथोड पर ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड पे कौन आएगा? केटायन, और केटायन में भी कौन भाई? कौन केटायन रिड्यूस करेगा? तो जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन जान, लेके बार बार सरकार का नाम, याद करो ट्रिक, लेके बार बार सरकार का नाम, Na नीचे है, मांगे अलाउद्दीन जान, जान कर फेंके कलम दवात कोई नीचे सुनो प्रभात है मतलब क्या भाई? H बहुत ऊपर है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये आपका कैथोड पे आएगा। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड में हम आपको बताए थे, याद कीजिए। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका SRP क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहले SO4 बताए होंगे, फिर OH माइनस, सॉरी NO3 माइनस, फिर OH माइनस, फिर Cl माइनस। तो इसमें और इसमें इसका कम होता है, तो ये आपका आएगा किसमें भाई? सॉरी NiN पे। ये Cl माइनस इस पे आएगा और ये आपका इस पे आएगा। H2 और Cl2 हमारा आंसर होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि सोडियम क्लोराइड है ना, ये गलती से दे दिया है, क्योंकि Cl तो किसी में है ही नहीं, तो राइट आंसर B हो जाता अगर यहां पर Cl2 डाल देता वो, तो है ना। कैसे H Cl क्यों नहीं गया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि SRP H का ज्यादा है, H ऊपर है, वो जो ट्रिक बताए थे उसमें क्या H क्या है भाई? ऊपर है, तो अगर ये ऊपर है तो इसका रिडक्शन पहले होगा। और ऑक्सीडेशन किसका पहले होता था? जिसका SRP कम होता था। सबसे पहले कौन था भाई? SO4, फिर NO3, फिर OH, फिर Cl। तो OH और Cl में इसका कम है, तो इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। और Na और H में H ऊपर था, तो इसका रिडक्शन ज्यादा है, SRP ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन पहले होगा। तो जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन पहले, लेकिन जिसका SRP कम उसका रिडक्शन ही, उसका ऑक्सीडेशन पहले। याद आ रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा अगर यहां पर Cl2 रहता तो, लेकिन अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। H2 और Cl2 2HCl जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हुआ H2 प्लस Cl2 2H2। कौन सा भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। ध्यान देना, बोलता है क्या? गैस किसी गैस के ठोस सतह पर, मतलब गैस है, हाँ गैस है, अब वो गैस कहां पर आ रहा है रे? सॉलिड पर। ध्यान देना अच्छे से, मतलब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। गैस कहां पर आ रहा है भाई? सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है ना, गैस सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है। तो बोलता है ये जो आना हो रहा है कितना आएगा? कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? तो भाई प्रेशर पे डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन, और फिर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और साथ साथ किस टाइप का गैस आ रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो गैस के ताप पर भी डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। गैस की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा कि ये कम आने वाला है कि ज्यादा आने वाला है। ये प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और इस गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, मतलब तीनों पर डिपेंड करेगा। नहीं, नेक्स्ट 53, कच्चा लोहा में कार्बन 4%, पिग आयरन में कार्बन कितना होता था भाई? 4%। सबसे ज्यादा कार्बन अशुद्धि के रूप में होगा, है ना, अशुद्धि के रूप में कौन होगा भाई? कार्बन सबसे ज्यादा होगा। 54, कौन सा ऑक्साइड, याद करो SNO, ZNO, ये सब क्या था? एम्पोटेरिक था, ये दोनों के जैसा बिहेव कर लेता। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा भाई? ZNO। अगर SNO भी रहता तो वो भी आप ऑप्शन दे सकते थे। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में से कौन लिविस एसिड, भाई इससे बेटर एसिड कौन होगा? F से तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो BI3, HI रहता तो भी वो अच्छा एसिड होता, BI3 है तो बेस्ट एसिड होगा। यहीं पर एक चीज और सुनना, अगर तुमको बॉन्ड एंगल अगर पूछ लिया ना, तब तो BF3, उसमें बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बोरन के F में ये F होगा, हाँ, F क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को F खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन सब उधर चला जाता है। किसके पास? F के पास, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाता है, तो ये फैला हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई ना, ये सब में BCl3 BI3 में क्या होगा भाई? जैसे मान लेते हैं BCl में हुआ,
BCl में। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना नहीं बन पाता है। तो अगर बॉन्ड एंगल अगर आपको पूछे तो BF3 बेस्ट होगा, यहीं पर याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, BF3 का। और अगर एसिड अगर पूछ लिया तो BI3, है ना, एसिड अगर पूछ लिया तो BI3, और एंगल में क्या होगा, BF3 बेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एंगल पूछ लिया तो BF3, एंगल पूछ लिया तो BF3। हीलियम का मेन सोर्स रे मोनाजाइट, है ना, हीलियम का मेन सोर्स, हम बोले भी थे कि आपको मोनाजाइट पूछ सकता है, हीलियम का मेन सोर्स क्या होगा, मोनाजाइट। ठीक है, 57 कौन उप धातु है, एंटीमनी। एंटीमनी हमारा कौन है भाई, उप धातु है, मेटलॉइड है। 57 58 SO2 में S का प्रसंकरण मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। SO2 हम लोगों को करना है, तो SO2 में अगर देखा जाए तो S का एटॉमिक नंबर कितना भाई, पहले S देख लो, S में 2 O है। जब भी हाइब्रिडेशन आपको निकालना है फॉर्मूला तो यही है, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जल्दी से सल्फर का आप जो है एटॉमिक नंबर लिखो, कितना हो जाएगा 16, कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 6, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2, और ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, और ये भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने में रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके सामने में रख दिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया, है ना। तो अब तुम देखो सिंगल बॉन्ड कितना है सल्फर के पास भाई, ये हमारा सिंगल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड, ये दोनों सिंगल बॉन्ड हुआ, है ना, ये तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड हुआ, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड हुआ, तो 2 हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बच जाए तो 1 3 अगर हो गया तो क्या होगा भाई, sp2, है ना। sp अगर SO2 का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा भाई, sp2। क्लियर, sp2। अब समझ में कैसे निकाल रहे हैं रे, H इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 6, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 6। अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इधर दे दिए, पहले दिमाग लगा लिए कि ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना के छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन था ना अंतिम कक्षा में, तो 2 और 2 4 दिखा दिया, तो 2 तो बचेगा ही, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, उधर चला गया 2 बॉन्ड इधर चला गया, एक लोन पेयर बच गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, है ना, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, अब प्लस लोन पेयर 1 हो गया, तो 2 1 मिलके हो गया 3 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। राइट आंसर sp2। नेक्स्ट 59 S3PO3 पूछ रहा है कि ये कैसा है, एक भास्मिक मतलब मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक क्या है, तो भाई जितना O है उससे एक कम, है ना, 3 है, इसका मतलब है कि डायबेसिक होगा। पी ब्लॉक में बता चुके थे हम आपको, इसका स्ट्रक्चर भी बताए थे आपको। ओके, तो S3PO3 क्या होगा, उससे एक कम कर दो, ये डायबेसिक होगा, ये पानी में जाने के बाद 2 H+ आयन देगा। 60 मर्क्यूरस, देखो Hg2+2 को मर्क्यूरस कहा जाता है, ध्यान देना, Hg+1 भी कहीं पर लिख देगा, बट ये उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रोजन H2 में रहना पसंद करता है, H में नहीं, ठीक उसी तरह से हमारा Hg भी जो है ना Hg2 में रहना पसंद करता है, तो Hg2+1 बोलो तो उसमें भी Hg पर +1 ही चार्ज आ जाता है। देखो 2 पर +2 है तो 1 पर +1 होगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा फॉर्म है, तो मर्क्यूरस हो जाएगा आपको Hg+2। चलो 61 Au का, देखो Au का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारा होता है, +1 0, बेचारा तो ऐसे तो बॉन्डिंग करता नहीं है, लेकिन सामने वाला जबरदस्ती अगर आ गया सोना के पास बॉन्डिंग करने के लिए, तब फिर पूरा मतलब कम मन से बॉन्डिंग कर लेता है, तो +1 +2 +3 0 सब बेचारा शो कर सकता है, लेकिन मेनली शो करता है +1 और +3, तो आपका हो जाएगा +1 और +3, ये मैक्सिमम शो करता है। 62 K4FeCN6 में Fe का हमको लग रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें शायद पहला या सेकंड क्वेश्चन होगा कि बताइए इसमें Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। याद है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? चलो एक बार तेजी से हम इसको बता देते हैं। अच्छा पहले आपसे पूछ लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम जल्दी से बता दें क्या, ये वाला कि कैसे निकालते थे, ये वाला क्वेश्चन बता दें क्या? अरे वाह, 62 का आंसर भी ला दिया, तो एकदम सही आंसर है, वेरी गुड, सी नंबर सही है, सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। अच्छा बहुत लोगों का आ रहा है, सर फिर से बता दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तेजी से कर देते हैं, रुक जा, एकदम तेजी से। देखो कैसे कैसे करना है, ध्यान देना, जो कंपाउंड है सबसे पहले ले लो FeCN6, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले हम आपको बोले थे कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, याद करो अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X, एक K का हो गया +1 तो 4 का हो जाएगा +4, एक Cn का -1 तो 6 का -6। बोलो -7 सबको जोड़ के 0 करेगा तो यहां पर कितना होना चाहिए +2, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा तब ना रे। 4 2 6 -6 मिलके 0 हो जाएगा। यहां पर 3 करोगे तो थोड़े 0 होगा, 5 कर दोगे थोड़े 0 होगा, कभी सब जोड़ के 0 होना चाहिए। तो बोलिए यहां पर कितना रखा जाए 2, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। रुक जा, फिर बोले थे कि सेंट्रल एटम का ना कॉन्फ़िगरेशन करो, तो Fe का परमाणु संख्या 26, वो ट्रिक याद करो, 4s2 तक 20 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6, 4s2 3d6 है ना, 4s2 3d6। पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, उसके बाद बोले थे 3 को अंदर करो 4 को बाहर करो, 3 को अंदर 4 को बाहर। तो चलिए इसको कर देते हैं अंदर 3d6 अंदर 4s2 बाहर। समझ में आ गया क्या क्या किए? सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, फिर हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, तो 4s2 तक 20 हो गया और इसका 26 होता है तो 3d6। फिर क्या, चूंकि ये बाहर वाला ऑर्बिट है तो बाहर कर दिए, और 3d अंदर वाला ऑर्बिट है तो अंदर कर दिए। तो Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, निकल गया। अब उसके बाद फिर इसको खोल दो, तो D को खोल दिए 1 2 3 4, अब 4s को भी खोल दो, 4s को भी खोल दिए, 3d को भी खोल दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो +2 के कारण निकल ही गया। अब यहां देखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक, COCN NO2En, याद आया COCN NO2En, ये सब क्या था स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग कर देता था। तो ये Cn क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है उसको पेयरिंग कर देगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, जब याद करना ही है तो, बहुत लोगों को तो याद था, देखिए हम आंसर आ गया था, लेकिन अगर किन्हीं के दिमाग से निकल गया तो ये देख लीजिएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नॉर्मल। Cn क्या करेगा, ये बेजोड़ा को बोलेगा चलो पेयरिंग हो जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, पेयरिंग जितना पॉसिबल था पेयरिंग हो गया। अब देखिए ये खाली ये खाली ये खाली, 6 लिगेंड है, और हम लोग जानते हैं कि लिगेंड जब भी आता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए भाई, पूरा का पूरा डब्बा क्या चाहिए, खाली चाहिए, पूरा डब्बा खाली चाहिए। तो 6 Cn है, सबसे पहला Cn का इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है आपको, फिर इसमें आपको भरना है, फिर इसमें भरना है आपको, तो 3 तो भरा गया, इसमें 1 Cn, फिर इसमें 1 Cn, फिर इसमें 1 Cn, कितना Cn आप भर दिए, 3 Cn आप लोग भर दिए। 3d है 4s है। हम एक चीज बोले थे कि अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर इसका इलेक्ट्रॉन 4s में चला गया, इसका मतलब यह है कि Fe के पास चौथा ऑर्बिट है, और अगर Fe के पास चौथा ऑर्बिट है तो s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। लेकिन हां अलग बात है कि pd सब क्या होगा, खाली होगा। याद आ रहा है, pd क्या होगा भाई, खाली होगा, pd क्या हो जाएगा, खाली होगा। लेकिन हां चूंकि Fe का इलेक्ट्रॉन चौथा ऑर्बिट में जा चुका है, इसका मतलब उसके पास चौथा ऑर्बिट है, और अगर चौथा ऑर्बिट है तो s p d f सब होगा लेकिन खाली होगा। तो अब तुम देखो 6 Cn हमको भरना था, 4s और 3d के अंदर वाला तो सारा का सारा ऑर्बिट भरा हुआ ही होगा। जब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 ये सब भरा हुआ है, खाली यहां पर 2 ठो मिला तो यहां से भरना शुरू किए, तो D में आपने 2 भरा, D2, S में 1 भरा S, और उसके 4s के बाद 4p भी खाली होगा, तो 1 यहां 2 यहां, 3 भर दिया, आप 3 और भरना है, तो 3 कहां भरिएगा, P में, तो P में 3 भरा आपने, D2sp3, राइट आंसर D2sp3 नहीं। चलो नेक्स्ट भाई, KCN से रिएक्शन कराओगे तो साइनाइड, और अगर आप AgCN से रिएक्शन कराओगे तो आइसोसाइनाइड। कहां पर आइसोसाइनाइड है भाई, B। चलो आइसोसाइनाइड हो गया। अब चलो 64, अरे एक को तो होमवर्क नहीं दिए हम, एक भी तो होमवर्क नहीं दिए, लेकिन मेरा आदत है कि एक तो होमवर्क देते ही देते हैं। चलो 64 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ये रहा होमवर्क, उसको क्या कहते हैं नीचे जो लिखते हो तुम लोग, कमेंट्स बॉक्स, ऐसा कुछ है ना। तो आप इसमें बताइएगा कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, इथाइल अल्कोहल के साथ कौन सा कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे कि इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया। इथाइल अल्कोहल में कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे जो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, क्या आप लोग जो है हमको बना के बताओगे। अभी नहीं आंसर देना है रे, अभी नहीं आंसर देना, अभी आंसर नहीं देना, अभी आंसर नहीं देना है, नहीं तो फिर तो दिख ही जाएगा।
यस 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 यस, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। चलो नेक्स्ट 65, अब तो खत्म होने वाला है। सोडियम इथॉक्साइड, देखो सोडियम इथॉक्साइड और ब्रोमो एथेन का अभिक्रिया करने के पर क्या मिलता है? सोडियम इथॉक्साइड, समझ, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक मिथॉक होता तो एक कार्बन, इथॉक मतलब दो कार्बन, तो NaOC2H5 हो गया ना, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन कहां गया भाई? ब्रोमोइथेन से, ब्रोमोइथेन से, ब्रोमोइथेन का मतलब C2H5Br, C2H5Br। इससे आप लोग जो है इसका रिएक्शन करना चाह रहे हो, तो आप लोग जान रहे हो कि ये Na और ये Br क्या बन के बन जाता है भाई? NaBr बन के निकल जाता है ना, Na और ये Br क्या बन के निकल जाता है? NaBr बन के निकल जाता है, C2H5 यहां पर चला आएगा, है ना, NaBr निकल गया, तो ये बोलो क्या हो गया? इथाइल, इथाइल और ईथर, तो डाई इथाइल ईथर। कहां गया कहां गया कहां गया? डाइमिथाइल की डाइथाइल रे, इथाइल, इथाइल, ये वाला आंसर सी, बी नहीं सी, डाइथाइल इथर। समझ में नहीं कैसे? सोडियम इथॉक्साइड था, सोडियम इथॉक्साइड था और इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड था, है ना, NaBr बन के निकल गया, ये जुड़ गया। क्लियर? चलो 65 बोलता है क्या? C4H10 में कितना आइसोमर बनेगा, लेकिन ईथर वाला। आइसोमर किसको कहते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। तो इसका आपको क्या करना है? ईथर ही बनाना है, आइसोमर तो बनाने, लेकिन ईथर वाला आइसोमर। तो चलो 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का क्या कर सकते हैं? एक कार्बन एक साइड दो और तीन कार्बन एक साइड दो, हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो गया, देखो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, लेकिन देखो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब क्या करोगे? O को यहां करोगे, O को यहां करोगे तो वही चीज हो जाएगा, इसको पलटाओगे तो वही हो जाएगा, मतलब 2 ही बनेगा, आपको 2 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो उसका। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। चलो 67, निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से किस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल भयंकर रूप से अटैक करता है? याद करो फिनॉल बोले थे हम आपको, अब फिनॉल से भी बड़ा पगला कौन था रे? एनिलीन, लेकिन यहां पर देख रहे हैं बेंजीन आंसर है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है और टॉल्वीन है, तो सबसे बड़ा पागल होगा फिनॉल। फिनॉल से भी पगला कौन था? एनिलीन, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पर, ऑर्थो और पारा पर अटैक करता है, लेकिन इस चारों में से किस पर अटैक करेगा? तो फिनॉल पर अटैक करेगा, है ना। सबसे ज्यादा कौन होगा भाई? एनिलीन, एनिलीन से थोड़ा सा कम कौन होगा? फिनॉल। सबसे भयंकर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? एनिलीन पे, फटाक से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, एकदम फिट होता है, एकदम बिन 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 रिएक्शन करता है। कौन? एनिलीन। और एनिलीन क्या था याद है? बेंजीन पर रे NH2 और फिनॉल बेंजीन पर OH, तो सबसे फास्ट तो इस पर करेगा, उसके बाद आता है फिनॉल का नंबर। तो इसमें तो है ये नहीं ऑप्शन, तो यही ऑप्शन चलेगा। 68, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन, फॉर्मलिन वही फॉर्मल्डिहाइड के जली विलियन को कहते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड कौन हो गया? HCHO, इसको फॉर्मलिन बोलना है। वह कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलिन रिएजेंट को बड़ा वाला एसिड सब नहीं कर पाएगा, सबसे छोटा वाला एसिड ही रिड्यूस कर पाएगा। एल्डिहाइड वहां कर पाता था, लेकिन एसिड में भी सबसे छोटा वाला ही कर पाएगा, बड़ा वाला नहीं कर पाएगा। मतलब कौन भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्लोरल का फॉर्मूला होता है C पर 3 Cl लगा दो, 3 Cl लगा दो और फिर एल्डिहाइड लगा दो, यही है क्लोरल। ठीक है, क्लोरल। अल का मतलब एल्डिहाइड, अल का मतलब एल्डिहाइड, अल का मतलब क्या हो गया भाई? एल्डिहाइड। ओके, क्लोरल मतलब ये क्लोरोफॉर्म के जैसा, तो क्लोरल, यही है आपका फॉर्मूला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CCl3CHO, CCl3CHO, CCl3CHO। फिनिश। 70 का 70 क्वेश्चन। रुक जाइए, हम जान रहे हैं आप लोग कि थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ लंबा क्लास है, लेकिन एक बार फिर से ना तेजी से 1-2 मिनट में ना पूरा एकदम धड़ा करो, सिर्फ बोलते जाना, ऑप्शन नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ बोलते जाना कि क्या क्या था। हे भागना मत भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड? कोवैलेंट सॉलिड। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता था? 2 होता था, 2 2 2। कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा हिमांक में सबसे ज्यादा कमी कौन पैदा करेगा? जिसमें N ज्यादा होगा, 2(1)3 ये पैदा करेगा। 5वां कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन आएगा? कैटायन, Na जाएगा, Na आएगा आंसर। 6ठा OP अगर प्लस है तो RP क्या होगा? माइनस होगा। मिथाइल एसीटेट का बोलो,
या चीनी का टूटना बोलो, सब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया हुआ, ऑर्डर निकालना है तो 2 और 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डर से कोलाइडल के भागने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जिससे आप लोग जो है ओर को बहुत जल्दी, सॉरी मेटल को बड़ा आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन है भाई? ओर। 11 साइनाइड, सोना चांदी। साइनाइड प्रोसेस से किसको निकालिएगा? सोना चांदी को निकालिएगा, है ना। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है ना। फोन तो बनाएगा, कॉल नहीं बनाएगा, Cl नहीं बनाएगा। एसिड फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कौन सा सबसे बेस्ट एसिड है भाई? HI सबसे बेस्ट एसिड है, क्योंकि फट से टूटेगा, जल्दी H+ देगा। गोताखोर लोग जो नीचे जाता है वो कौन कौन सा ऑक्सीजन में गैस मिला देता है? हीलियम और नाइट्रोजन, ताकि वो जो है प्रेशर को मेंटेन कर सके, मतलब C आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक में होता है भाई? D ब्लॉक में, है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन नहीं होगा? ये Mg या सोडियम, जो भी रहता ऑप्शन, है ना। 18वां लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या था? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का साइज बराबर हो जा रहा था, नहीं तो यारी जरा ला हफ्ता, तो जरा के जस्ट नीचे HF था, तो ZR और HF का साइज लगभग त्रिज्या लगभग बराबर होगा, रेडियस बराबर होगा। कौन हमारा डायामैग्नेटिक था? डायामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, Zn+2 था, है ना। चलो CuNH3 में होना चाहिए था sp3, बट होगा क्या भाई? DsP2। नेक्स्ट PT, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका X माने थे, इसका 0, इसका +3, सब जोड़ के -1 किए थे, -3 करके 2 आंसर आया था, ठीक है। चलो 22 नंबर। अब इस बार तुम ये वाला बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ रहे हो ना? C सेकंड कार्बन पर Cl होगा। बोलो इसका आईपेक नेम कौन सा था? ABCD, जल्दी से आंसर बता। ABCD कौन सा आंसर था? 22 का जल्दी से, तेजी से। 22 का B2 क्लोरोब्यूटेन, सही है। वेरी गुड, सही है। 23 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को किससे तुम अलग अलग करोगे? लुकास से भी हो जाएगा, विक्टर से भी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब D नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है, ध्यान रखना। 24 किससे बेहोश होगा रे? क्लोरोफॉर्म। कैल्शियम एसीटेट को गर्म किए थे, याद है? एसीटोन बना था, एसीटोन। एल्कोहल में गधा, जंगल में जानवर रहता है, एल्कोहल में OH रहता है, ठीक है। 27 यही है ना? हाँ 27। एल्डिहाइड और कीटोन में अलग कौन करेगा? फेलिंग भी अलग करेगा, टॉलिक भी अलग करेगा, तो यहां फेलिंग है तो फेलिंग हो जाएगा। प्राइमरी एमीन NH2, प्राइमरी एमीन का कौन होगा भाई? NH2। डाइल्यूट पतला और बेसिक केमेनोफोर किसको कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। फिनॉल को अगर तुम Zn के साथ रिएक्शन करोगे, Zn वो भाग जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहां के बेंजीन। 31 कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये तो LKG से भी छोटा क्वेश्चन हो गया। कार्बनिक ऑर्गेनाइड में ये सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या डालेगा? अच्छा एक मिनट रुक जा, सॉल्ट में क्या चीज डालेंगे जो फुद करेगा? सॉल्ट में क्या चीज डालेंगे? जल्दी आंसर दो तो, क्या डालेंगे जो फुद करेगा? एसिड। यस, आगे आंसर। वेरी गुड, सही है। हाँ एसिड, और एसिड कौन है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलो एस्टर का जनरल फॉर्मूला RCOR। नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करते थे तो नाइट्रो एल्केन में दोनों वो भाग जाएगा, ऐसा आ जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाता था, प्राइमरी एमीन। 35 डीएनए और आरएनए में कौन 3 सेम होता था? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। किधर है एडेनिन? ना ये वाला B नंबर। चलो 36 निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? विटामिन नहीं पाया जाता है, खाना से हम लोगों को लेना होता है। बहुलक में एमाइड में नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 6 आंसर हो जाएगा। ऑर्लोन और एक्राइलन बनता है एक्राइलोनाइट्राइल से, राइट आंसर B। 39 कौन है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? एस्पार्टेम भी है, सैक्रिन भी है, और सोडियम साइक्लोमेट भी है। 40 बुखार को कौन कम करता है? एंटीपायरेटिक। कौन है सेकेंडरी सेल? लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, सरफेस पर होने वाला घटना है ना, सरफेस फिनोमिना। अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? Cl3 है ना, तीन तरह से बाल्टी से पानी फेंकेगा और आग को थोड़ा सा डाउन करेगा। चलो 44 टर्सरी एमाइन का है, नाइट्रोजन पे तीनों साइड से कार्बन होना चाहिए। किधर है? यहां देखो, नाइट्रोजन पे इधर भी कार्बन, राइट आंसर C। आरएनए में ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एडेनिन, गुआनिन आंसर है, तो गुआनिन हो जाएगा।
टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन, ये तीनों ना एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है। जो एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। तो आंसर हो जाएगा होमोपॉलीमर, समबहुलक होमोपॉलीमर। दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर देखेगा नहीं, जल्दी से बता कि पेन किलर मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ट्रांक्विलाइजर्स या एंटीपायरेटिक? जल्दी बोलो आंसर। एबीसीडी क्या है? एनाल्जेसिक्स, वेरी गुड। फ्रैंकल डोज किसमें होता है भाई? आपका सिल्वर ब्रोमाइड में। किसमें क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? तो एन निकालिए, इसमें 2 एन होगा, इसमें 3 एन होगा, इसमें 1 होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 होगा। राइट आंसर सी होगा। चलो 50। सोडियम क्लोराइड का जली विलयन का जो विद्युत विच्छेदन करते हैं, तो राइट आंसर हमारा F2, सॉरी Cl2 और H2 यहां पर था, लेकिन वो F2 गलती से दे दिया। अगर Cl2 देता तो वो होता H2Cl2। कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, अगर कोई गैस कोई भी गैस अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है तो एड्जॉर्प्शन हो रहा है। अब वो एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो प्रेशर पर भी, टेम्परेचर पर भी और गैस के नेचर पर भी। ऑल 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 ऑल। कच्चा लोहा में सबसे ज्यादा कौन गंदगी होता है? कार्बन। कौन सा? जेडेनो। जेडेनो हमारा एम्फोटेरिक है, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों के जैसा बिहेव करेगा। कौन लिविस एसिड बेटर है? Bi3 बेस्ट लिविक एसिड। अच्छा यहां पर एक बात बताए थे, हमको बताओ, अगर वो लिविस एसिड पूछ लिया तब तो Bi3 बेस्ट हो जाएगा, और अगर बॉन्ड एंगल अगर पूछा तो कौन बेस्ट होगा? आंसर दे तो। बॉन्ड एंगल अगर होगा तो Bf3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही आ गया। हीलियम का मेन सोर्स मोनाजाइट। कौन सा उपधातु है रे? एंटीमनी, है ना। SO2 में S का sp2 हाइब्रिडेशन निकाला था। H3PO4 O से एक कम करो, डायबेसिक डायबेसिक डायबेसिक। मर्क्यूरियस कौन होता है भाई? Hg+2 Hg+2। AU का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 दोनों हो सकता है ना। K4FeCN6 में Fe का क्या आया था? D2sp3। इसको करके भी दिखाएगा आपको। अच्छा डायरेक्ट 62 से 69 कौन सा क्वेश्चन था रे? हाँ, इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। 64 इथाइल अल्कोहल को इसके साथ, ये होमवर्क था अभी, गलती से तो हम बोल ही देते इसका आंसर। 65 सोडियम इथॉक्साइड को ब्रोमेथेन से करते थे तो डाई इथाइल ईथर बनता था। ठीक है। CH4H10 का कितना आइसोमर बनेगा लेकिन ईथर वाला? तो 2 बना था हम लोगों का। और कौन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है बोल रहे भाई? इलेक्ट्रोफाइल विल रेडियली अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पर फटाक से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? तो एनिलीन नहीं है तो फिनॉल, फिनॉल फिनॉल। राइट आंसर फिनॉल। 68 फॉर्मलिन कौन होता है? फॉर्मल्डिहाइड का जली विलियन मतलब फॉर्मल्डिहाइड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलिन्स, टॉलिन्स रिएजेंट को कौन हमारा रिड्यूस कर देगा भाई? तो जो सबसे कमजोर है, तो सबसे छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO। फिनिश। 2-3 बार हम लोग पढ़ लिए, हमको लग रहा है कि अब एकदम दिमाग में घुस ही गया होगा। ओके, तो अब आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ दूसरा प्लान बनेगा तो हम जो है नोटिस के थ्रू फिर से हम आपको बता देंगे कि हम क्या आने वाले हैं। ठीक है। अभी तो शायद मॉडल पेपर भी नहीं निकला है, और कुछ अगर होगा तो आप मैसेज के थ्रू हमको पहुंचाइएगा कि क्या करना है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है या फिर ऐसा कुछ करना है। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप हमको मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि वो भी कर लेने के लिए, लेकिन वो सब खुद से करना चाहिए था आपको। और अगर फिर भी अगर कुछ करना है तो आप हमको मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा। ठीक है। अब जल्दी से जो है एक बार थोड़ा मोड़ा फिर से रिवीजन कर लो आप लोग। ठीक है। और मिलते हैं, पता नहीं कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं, देखते हैं कब हम लोग मिलते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का। और लॉन्ग शॉर्ट क्या करना है आप हमको थोड़ा सा मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा। अगर लगेगा कि हाँ करना है तो वो भी कर दिया जाएगा। तुम लोग बस आराम से बैठे रहो, हम बस कर करके देते चले जाते हैं, है ना। चलो मिलते हैं, मे बी कल मे बी परसों। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।